हेलो दोस्तों, रैंकर्स रिव्यू में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी में आपको बहुत सारी परीक्षाओं का इंटरव्यू होना है और इसी के सिलसिले में आज का वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि इंटरव्यू की तैयारी जो है कि आपको नहीं की जाती है, नहीं कराई जा सकती है इस संदर्भ में। क्योंकि देखिए, इंटरव्यू है जो आपके लिए अब आगे का पड़ाव है। मेंस आपने दे दिया है और इंटरव्यू का महत्व क्या है, किस संदर्भ में है, यही समझने का प्रयास करेंगे कि इंटरव्यू की तैयारी आपको किस तरह करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहली जो बात है, आप लोगों से कहना यही चाहूँगा कि इंटरव्यू की तैयारी आप 10 या 15 दिन में नहीं कर सकते हैं। इंटरव्यू आपकी समग्रता का घोतक है, जिसमें आपने बचपन से जो गतिविधियां की, जो आपका मानसिक विचार है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको रूढ़िवादी तरीके से उसके संदर्भ में आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, जिस पर अंकुश आपको इंटरव्यू के दौरान लगाने होते हैं। देखिए, मान लेते हैं कोई व्यक्ति सांप्रदायिक विचारधारा से जो है कि जुड़ा हुआ है और सांप्रदायिक विचारों का प्रभाव उस पर इतना है कि वो जो है तटस्थ होकर उत्तर दे ही नहीं पाता। ऐसे में उसके साथ समस्या निश्चित रूप से इंटरव्यू में आनी है। कई बार ऐसा होता है कि आप सुलझे हुए नहीं हैं, विभिन्न चीज़ों पर आपका संदर्भ स्पष्ट नहीं है, इस कारण आप गलती कर बैठते हैं और इंटरव्यू में आपको कम अंक आ जाते हैं। और इसी संदर्भ में आपको इंटरव्यू के लिए गाइडेंस की आवश्यकता है। और सच मायने में अगर पूछा जाए तो इंटरव्यू ही एक ऐसी कड़ी है सिविल सेवा में, जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा मार्गदर्शन की ज़रूरत है। और इसी सिलसिले में आपको पता होगा कि बीपीएससी के लिए पहले भी हम लोग बहुत अच्छे रिजल्ट पटना से देने का काम रैंकर्स रिव्यू संस्था ने किया है और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि हम लोग कर्म में विश्वास करने वाले लोग हैं। तो आप लोग अभी से इंटरव्यू से जुड़िए, प्रक्रिया से जुड़िए, तभी आप अच्छे कर पाएंगे। अभी सारी बातों पे हम आएंगे धीरे धीरे कि इंटरव्यू के मापदंड क्या हैं और कैसे कैसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, क्या क्या चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली जो इंटरव्यू की कड़ी है वो है आपका अपना व्यक्तित्व। इसके संदर्भ में सेल्फ को जानना, आप अपने बारे में कितना जान रहे हैं, ये भी इंटरव्यू की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसके अंतर्गत मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूँ कि आपका बायोडाटा जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से उस पर आपको पकड़ होना अनिवार्य है। और इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें सबसे पहले आपको आता है कि आपका नाम और आपका नाम का अर्थ। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर बीपीएससी में तो नाम पूछा ही नहीं जाता है। हो सकता है नाम पूछ लिया जाए, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ठीक है, पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे? मैं बार बार बोलता हूं कि नाम बताने में दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम के साथ जो टाइटल है, जैसे राहुल सिंह, तो सिंह बताने में दिक्कत है, टाइटल नहीं बताइए। ठीक है, राहुल आप बोल सकते हैं, कमलकांत बोला जा सकता है, ठीक है, लेकिन कांत हो सकता है एक समुदाय के लिए टाइटल हो। ऐसे हमारे नाम में जो है इसमें टाइटल यूज नहीं, लेकिन यहाँ पर आप कमलकांत भी बोला जा सकता है, राहुल भी बोला जा सकता है, मनोज भी बोला जा सकता है, अभिषेक भी बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके साथ अगर कोई टाइटल है जो कि किसी जाति विशेष का टाइटल हो, तो वहाँ पर आपको टाइटल को स्क्रिप्ट कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद अर्थ भी इसका पूछा जा सकता है, तो ये तैयार आप लोग कीजिएगा। 10वीं आपने कहाँ से किया, 12 कहाँ से किए, स्नातक आपने कहाँ से किया, ये सभी क्वेश्चन लगभग लोगों से पूछे ही जाते हैं।
जिस संस्थान से आपने किया है, अगर वो संस्थान काफ़ी प्रसिद्ध है, किसी व्यक्ति के नाम पे है, जो कि जैसे जयप्रकाश यूनिवर्सिटी, तो जयप्रकाश नारायण से जुड़े हुए प्रश्न, जयप्रकाश नारायण को किस रूप में आप देखते हैं? ठीक है, बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े हुए थे। आप स्वतंत्रता सेनानी बोलिए ना, फिर आगे क्वेश्चन बहुत सारा हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, आप बोर्ड को उलझाते हैं, ठीक है, बोर्ड आपको नहीं उलझाता है। जो बच्चा अगर बोल दिया कि स्वतंत्रता, हो सकता है आगे क्वेश्चन नहीं हो। फिर आप जो है कि संपूर्ण क्रांति, बहुत लोग डायरेक्ट आपको पूछ लेगा वहाँ से, तो वहाँ से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उन पे आपको काम पहले करना होगा। कब हुआ, आपातकाल क्यों लगाया गया था, ठीक है, इंदिरा गांधी को आप दोषी मानते हैं या नहीं, तो बहुत सारे प्रश्न के एंगल यहाँ से खुल जाएंगे। तो आप लोग इस पे काम अच्छे ढंग से करेंगे। 10वीं में अंक कितना आया, कभी कभी परसेंटेज भी पूछ लेते हैं। ठीक है बाबू, तुम्हारा 10th में अंक जो है 60% रहा, 12 में जो है 80% रहा, फिर स्नातक में 52% ही क्यों? ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इसके लिए मानसिक तौर पे आपको तैयार रहना होगा। ठीक है, फिर आपके डिस्ट्रिक्ट से आपका जिला, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, दूसरों जो लोग आपको बोलते हैं सोशल मीडिया पे, उस पे आपको नहीं जाना है। हम लोग का ये अनुभव रहा है कि बीपीएससी में 3 से 4 बच्चों में से डिस्ट्रिक्ट से अच्छे खासे सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पूछे जाते रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट को बिल्कुल अच्छे ढंग से तैयार कीजिएगा। आपका ज़िला जो है किस प्रमंडल का भाग है, आपका ज़िला है, वहाँ पर आपको क्या क्या अगल बगल के ज़िले के नाम आपको पूछे जा सकते हैं। चौहद्दी उस ज़िले का पूछा जा सकता है। आपके ज़िले की स्थापना कब हुई, ये आपको तैयार करना है। आपके ज़िले में किस किस चीज़ का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन क्या है, आर्थिक संसाधन क्या है। शेखपुरा है तो शेखपुरा में किस चीज़ का प्रोडक्शन है, वहाँ पे पहाड़ है, पहाड़ से भी बहुत सारे लोग गिट्टी तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद गुलाबी प्याज का उत्पादन करता है शेखपुरा। शेखपुरा में जो है कि आपको मूंग का उत्पादन के लिए फेमस है। तो हर एक ज़िला, जैसे नालंदा में आलू उत्पादन, प्याज उत्पादन, सब्जी के उत्पादन के लिए नालंदा का पोजीशन आता है। तो हर एक ज़िले का अपना महत्व है। उस ज़िले में कुछ पर्यटन के भी स्कोप होंगे। तो ये सभी आप लोगों को खुद तैयार करना है। समय बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों। अगर काम नहीं कीजिएगा, आपके ज़िले में लिटरेसी रेट कितनी है, साक्षरता दर अगर कम है तो कम होने का रीज़न क्या है। उस ज़िले में बिहार में पलायन की समस्या है, तो उस ज़िले में पलायन का कारण क्या है, ये भी आपको पूछे जा सकता है। आप उत्तर बिहार में हो या दक्षिण बिहार में हो, उत्तर बिहार की 3 समस्या, दक्षिण बिहार की 3 समस्या, ये सब काम करना होगा ना कि एकाएक आया रिजल्ट आप तैयार कर लीजिएगा, संभव है। और ये सभी तो फैक्ट है। अभी बहुत सारे ऐसे वैचारिक प्रश्न हैं जो आपको इंटरव्यू में काफ़ी डिसाइडिंग होते हैं कि आपको कितने अंक दिए जाएं। तो सारे चीज़ों पे काम आपको करना है। डिस्ट्रिक्ट तैयार कर लीजिएगा। इसमें आर्थिक पहलू, आर्थिक में तीनों क्षेत्र देख लेंगे, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र में क्या क्या स्कोप है आपके यहाँ। फिर उसके बाद आ जाएंगे कोई प्रसिद्ध व्यक्ति अगर आपके ज़िले हैं, उनसे प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, प्रसिद्ध व्यक्ति अगर जुड़े हुए हैं आपके ज़िले से। ठीक है, फिर आपके ज़िले से पर्यटन का क्या क्या संभावना है, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। सांस्कृतिक महत्व अगर कोई है आपके ज़िले में, कुछ ऐसा टाइप का, ठीक है, चीज़ जुड़ा हुआ है, जैसे कि आपको कहीं कहीं होता है कि शिव मंदिर कहीं का बहुत ज़्यादा फेमस हो सांस्कृतिक रूप से, तो वो सभी चीज़ें पूछी जा सकती है। ये आपको हो गया डिस्ट्रिक्ट से। फिर आपको तैयार करना क्या है,
राज्य को काफ़ी व्यापक संदर्भ में आपको तैयार करना होगा। ठीक है, बिहार से भौगोलिक स्थिति बिहार की, उत्तर बिहार की समस्या, दक्षिण बिहार की समस्या, नेपाल से कौन कौन जिले सटते हैं, ठीक है, झारखंड से कौन कौन जिले सटते हैं, उत्तर प्रदेश से कौन कौन जिले सटते हैं, फिर उत्तर बिहार में कौन कौन सी नदी जो है पूर्व से पश्चिम क्रम से बताइए कि गंगा में आकर मिलती है। तो ये सभी प्रश्न इंटरव्यू में पूछे जाते रहेंगे। कौन कौन सी इंडस्ट्री, कृषि आधारित संभावना है बिहार में और किस किस बेल्ट में संभावना है, ऐसे प्रश्न पे आपको काम करके रखना है राज्य लेवल पे। ठीक है, फिर आपको देखना है कृषि में क्या स्थिति है, थोड़ा आर्थिक सर्वेक्षण भी देख लेंगे थोड़ा बहुत, उद्योग में क्या स्थिति है बिहार की, फिर देख लेंगे आपको सेवा क्षेत्र में क्या स्थिति है, क्या क्या सेवा से बीपीओ सेक्टर में क्या क्या संभावना है बिहार में। तो ये सारा चीज़ बिहार राज्य के 4 प्रतीक डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो क्रम से बोलना है, ये नहीं कि कुछ भी बोल दिए, राजकीय मछली से शुरू कर दिए। किसी भी राज्य का पहला सिंबॉलिक क्या होता है, उस राज्य का प्रतीक। जैसे बिहार का क्या है प्रतीक, बोधि वृक्ष, तो पहला हम बोलेंगे राज्य का प्रतीक। राजकीय चिन्ह क्या है, बोधि वृक्ष। फिर राजकीय भाषा कौन सी है, बिहार की कौन सी है, हिंदी है और उर्दू भी है। ठीक है, तो ये बोलेंगे। फिर उसके बाद आप बोल सकते हैं राजकीय पक्षी, राजकीय मछली, जो आपको बोलना। तो क्रम बहुत ज़रूरी है, तो इस पर काम अगर नहीं कीजिएगा तो समस्या तो आएगी ही ना। और आप अगर पीटी मेंस पे काम किए हैं और इंटरव्यू पे काम नहीं कर रहे हैं और सिर्फ रील देख रहे हैं कि कैसे आईएएस लोग बन रहे हैं, जा रहे हैं, अब तक वो रील में नहीं थे जो बने हैं। ठीक है, इसलिए रील के पीछे मत भागिए कि बहुत बातें की जाती है। तो उन चीज़ों को देखकर आप क्या होइएगा, मोटिवेट तो हो सकते हैं, लेकिन कार्य तो आप ही को करना होगा ना। सिलेक्शन के पहले जो है कि बहुत सारे कर्म व्यक्ति किया होता है, उस कर्म को हम लोग नहीं देखते हैं, सिर्फ हम लोग देखते हैं कि वो सफल हो गया। तो मोटिवेटेड वीडियो आपके लिए उपयोगी है, लेकिन एक सीमा तक, ये नहीं कि उसी को देखते जा रहे हैं। क्लास बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू के लिए। अब आइए, अब इसमें आपको जो प्रशासनिक प्रश्न हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें सिचुएशन बेस्ड, परिस्थितिजन्य प्रश्न, क्योंकि इंटरव्यू का उद्देश्य क्या है, इंटरव्यू का उद्देश्य है व्यक्ति के अंदर उस क्षमता का आकलन करना जिस पद पे वो आसीन होना चाहता है। यानी कि अगर आप एसडीएम बनना चाहते हैं, वीडियो बनना चाहते हैं, तो आप में हम वैसी चीज़ों का समझ पहले देख लेंगे कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में आने योग्य हैं या नहीं। तो वैसे व्यक्ति को, अब प्रशासक कौन योग्य है कौन नहीं है, इसके लिए आपको बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और इसमें प्रशासनिक प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि आपके अधीनस्थ सही ढंग से काम नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे। कोई सांप्रदायिक घटना घट गई, जैसे बिहार शरीफ में जो घटना हुआ, वैसे समय आप वहाँ के डीएसपी होते तो आप क्या कर रहे होते, क्या करते, ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। प्रशासनिक प्रश्न में आपको जो है सिचुएशन बेस्ड बहुत सारा प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। आप किसी होटल में जाते हैं, कोई 10 वर्ष का बच्चा आपको चाय पिलाने के लिए आ जाता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो कुछ भी सिचुएशन प्रश्न में जो प्रशासनिक मुद्दे से जुड़े हुए हैं, निर्णय पहलू से जुड़े हुए हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पर पूरी अच्छे ढंग से व्यवस्थित क्लास आपको लिया गया है, जिसमें आपको समस्या ना हो, कैसे क्रम में उत्तर देना है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी जटिल प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, और इसमें अगर आपने गलत उत्तर दिया, और बिहार में ऐसे प्रश्न की संभावना जरूर है, बीपीएससी में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ करेंट से जुड़े हुए मुद्दे आपको प्रशासनिक समझ से पूछे जा सकते हैं, जो करेंट का क्वेश्चन हो। जैसे कि आपको पूछ लिया गया
कि क्या आप नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं, ऐसा क्वेश्चन, या फिर क्या आप मोदी जी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहेंगे पुनः। अब दोनों में आपको सही बोलना है, क्योंकि प्रशासक के लिए कोई राजनीतिक पार्टी और व्यक्ति क्या है, महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, जो बनेंगे उनके नीतियों को आपको क्रियान्वित करना काम है। लेकिन महत्व क्या है कि नीतीश जी क्यों बनने चाहिए। अब क्रम में अंतर होगा। देखिए, नीतीश जी का बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। 90 के दशक में आप जानते हैं लचर व्यवस्था थी, तो कानून व्यवस्था को स्थापित करने में नीतीश जी का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। पॉइंट फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट, सामाजिक क्षेत्र में सुधारात्मक काम बहुत सारे किए हैं, सामाजिक सुधार के क्षेत्र में। अब इससे भी पूछ सकता है कि कौन कौन सुधार किए। आपको पता होगा कि बिहार में शराबबंदी लागू करना बिहार जैसे गरीब राज्यों में काफ़ी चुनौतीपूर्ण काम है। ठीक है, कितना राजस्व का नुकसान है, फिर भी यहाँ पर किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण और स्ट्रॉन्ग निर्णय को दिखाता है, किसी सीएम के छोटे मोटे निर्णय नहीं है। तो ये प्रश्न मुद्दा आप बोल सकते हैं। फिर उसके बाद दहेज प्रथा पर रोक लगाने के लिए जो प्रयास अभियान उन्होंने छेड़ रखा है, बाल विवाह उन्मूलन के लिए जो उन्होंने प्रयास किया है, तो ये सभी क्या दिखा रहे हैं, सोशल रिफॉर्म को दिखा रहे हैं। फिर महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें तो बहुत सारा चीज़ है ना। पंचायती राज्य में 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बिहार। फिर आपको 33% सरकारी सेवाओं में, प्राथमिक शिक्षा में 50% आरक्षण देने वाला राज्य बिहार। तो ये सभी पॉइंट आपको बोल लेना है। फिर उसके बाद डेवलपमेंट, विकासात्मक काम, सड़क और बिजली की उन्नत व्यवस्था बिहार में हुई है कि नहीं हुई है, तो इसको बोल लेंगे। तो बहुत सारे चीज़ हैं जो कि आपको कैसे रखना है ये आपको ज्ञान होना चाहिए, और इसके लिए आपको व्यवस्थित तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन मोदी जी के लिए अगर पीएम बनने की बात हो तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, विदेश नीति। विदेश नीति काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है, बहुत सारे विश्लेषक भी इस बात को मानते हैं। कैसे आप पुष्ट कर सकते हैं कि विदेश नीति स्ट्रॉन्ग है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ उदाहरण आपको ऐसे में देने पड़ेंगे। जैसे रूस यूक्रेन से आपने देखा कि युद्ध हो रहा था, लेकिन यूक्रेन में जो भारतीय रह रहे थे उसको निकालने के लिए जो भारत सरकार के प्रयास थे वो काफ़ी सराहनीय थे। आपने देखा कि रूस के सेना यूक्रेन के सैनिकों पर हमला कर रहे थे, लेकिन भारतीय अगर वहाँ गाड़ी दिख जाती थी, भारतीय तिरंगा अगर दिख जाता था तो उस पर अटैक नहीं होता था। ये कूटनीतिक जीत को दिखाता है। उसके बाद रूस पर आर्थिक नाकेबंदी का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी हमने वहाँ से तेल का आयात किया। ठीक है, तो ये पॉइंट को आपको लिखना है। रूस यूक्रेन युद्ध के समय क्या हुआ वो दिखाना है कि भारतीयों को कैसे बाहर हम लोग लाने में सफल रहे, ये दिखा देंगे। फिर देंगे कि आंतरिक सुरक्षा का मसला कहीं ना कहीं सुलझाने में क्या रही है, महत्वपूर्ण भूमिका रही है मोदी गवर्नमेंट की, वर्तमान सरकार, वर्तमान केंद्र सरकार की रही है कि नहीं रही है। इसको पुष्ट हम करेंगे। कैसे, इंटरव्यू में है तो यही होगा ना सवाल, कैसे। तो यहाँ बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में अलगाववादी जो संगठन थे काफ़ी सक्रिय थे, लेकिन एक झटके में 370 आर्टिकल को जब हटाया गया और वहाँ पर कानून व्यवस्था को मजबूत किया गया, तो अभी जम्मू कश्मीर की समस्या को सोल्यूशन करने में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका वर्तमान भारत में जो सरकार है, मोदी गवर्नमेंट, उसकी रही है। फिर विकासात्मक तो बहुत सारे काम है ना, डेवलपमेंट वर्क भी बताइए। आयुष्मान भारत योजना, स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, ठीक है, और भी बहुत सारा है आपको।
तो इसमें आप विकासात्मक गतिविधि भी दिखा सकते हैं। इसलिए दोनों, एक प्रशासक के लिए तो दोनों महत्वपूर्ण हैं, मोदी जी बने चाहे नीतीश जी। बनेंगे कैसे? जनता जिनको वोट करेगा, अब विभिन्न दलों को वोटिंग होगा और विभिन्न दल के द्वारा निर्णय होगा कौन बनेंगे। अगर स्पष्ट बहुमत आ जाता है बीजेपी को तो फिर मोदी जी फिर रिपीट हो जाएंगे। अगर स्पष्ट नहीं आता है तो गठबंधन की सरकार किसके द्वारा बनेगी, इससे निर्धारित होगा। तो यही चीज़ें हैं जिस पे आपको अच्छे ढंग से काम करना है, व्यवस्थित काम करना है। फिर आपका सब्जेक्ट भी है, ठीक है, सब्जेक्ट से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा अंदर जाकर सवाल नहीं पूछा जाता है इंटरव्यू में, इसलिए बहुत परेशान नहीं होना है। लेकिन अप्रोच पे तैयारी तो करना होगा ना। इसीलिए इंटरव्यू में 1 महीने का समय बहुत कम समय है। इसको आप, इस बात को आपको समझना चाहिए। अब करेंट का दायरा ही इतना व्यापक है, जैसे आपको कर्नाटक चुनाव में अगर देखा जाए तो इसका अगर पूछ दे तो एक राजनीतिक के लिए विश्लेषण अलग है। राजनीतिक व्यक्ति कोई विश्लेषण कर रहा है, एक प्रशासक का नज़रिया अलग होगा, एक मीडिया का नज़रिया अलग होगा। तो आप क्या बनना चाह रहे हैं? प्रशासक। तो आपके लिए नज़रिया क्या होना चाहिए? एक प्रशासक का नज़रिया होना चाहिए। तो कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत का क्या कारण है? एक प्रशासक को अगर उत्तर देना है तो कैसे उत्तर देगा, ये महत्वपूर्ण है। अब इंटरव्यू का प्रश्न आ गया आपको, तो आप बताइएगा कि लोक लुभावन जो नीति थी कांग्रेस की, या फिर जनता से किए गए उदारवादी वादे, इसमें क्या था? 200 यूनिट बिजली मुक्त, गैस सिलेंडर के दाम सस्ते, फिर क्या था? पुरानी पेंशन व्यवस्था। एक तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? दूसरा पॉइंट हो जाएगा बेरोजगारी का मुद्दा। ठीक है, बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा, और थर्ड पे रखिएगा भ्रष्टाचार। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि पहले नंबर पे भ्रष्टाचार, तब पूछ देगा बीजेपी पर क्या आपको भ्रष्ट पार्टी लगती है। ये सबसे थोड़ा बच के रहना है, ठीक है। शैली, आपकी भाषा शैली आपके व्यक्तित्व को दर्शाती है कि आप किस तरह के सोच को रखते हैं। इसीलिए हर एक एंगल पे काम करना है। अब आते हैं जीत का कारण, यही सब बताएंगे। और उसके बाद एक बोल सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा भी एक महत्वपूर्ण काम किया है थोड़ी मात्रा में, तो ये भी आप बता सकते हैं, भारत जोड़ो यात्रा की भूमिका भी रही है। फिर पूछा जाए आपको कि भारत जोड़ो यात्रा को आप कैसी यात्रा मानते हैं? क्या भारत टूटा हुआ है? जोड़ने का परिकल्पना क्या है? तो ऐसे में प्रेशर में नहीं आना है। भारत जोड़ो यात्रा कैसी यात्रा है? एक राजनीतिक पार्टी की निजी यात्रा है, कांग्रेस पार्टी की एक राजनीतिक की यात्रा है। एक लाइन में जवाब दीजिए, क्या दिक्कत है इसमें? हम तो कह रहे हैं व्यवस्थित उत्तर, जिसके पास कॉन्सेप्ट है, विश्लेषण की क्षमता है, उसको बेहतर अंक इंटरव्यू में मिलने ही हैं। और इस पे प्रैक्टिस करके आप जो है कम से कम आप 15 से 20 अंक का जो आपको कमी है, 15 से 30 अंक का, उसको आप यहाँ पे पाट सकते हैं। ये अच्छा मौका है। तो इसीलिए अभी से इंटरव्यू, ऑडिटर की वाले, बीपीएससी 67 वाले, अभी से जिनको लग रहा है कि रिजल्ट होना है, अभी से जुड़िए, अभी से काम कीजिए, ठीक है। जैसे मणिपुर प्रकरण क्या है? मणिपुर में डायरेक्ट पूछ दिया जाए, मणिपुर प्रकरण बताइए। अब बहुत सारे लोग मेंस में देख के आए हैं मणिपुर में क्या क्या गतिविधियां हैं, लेकिन इंटरव्यू में जब एक लाइन में उत्तर देना होगा तो उनको समस्या उत्पन्न हो जाएगी। देखिए, बहुत सिंपल चीज़ है। मणिपुर में जो घटनाक्रम घट रहा है उसको समझना बिल्कुल आसान है, ठीक है। क्या हुआ है वहाँ पर? मणिपुर में की आकृति अगर देखा जाए तो एक फुटबॉल की नुमा आकृति है वो,
अगर देखा जाए तो 10% एरिया जो है उसका मैदानी एरिया है, जहाँ पर मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं। और ये लोग जो हैं हिंदू और मुस्लिम समुदाय से हैं, ठीक है। और जो जनजाति लोग हैं वो किस समुदाय के हैं? ईसाई समुदाय ज़्यादातर। अगर देखा जाए वहाँ की विधानसभा स्थिति तो कितनी है? 60 सीट है, जिसमें से मैतेई समुदाय के 40 सीट पे कब्जा है इनका, और जो जनजाति लोग हैं उनका कब्जा कितने सीट पे है? 20 सीट पे है। अब इन लोगों ने क्या किया? विधानसभा में मैतेई समुदाय को एसटी में शामिल करने का एक जो है कि प्रोविज़न ले आया, ठीक है। और उसके बाद वहाँ की स्थानीय हाई कोर्ट जो है वो बोल दिया कि एसटी में शामिल किया जा सकता है मैतेई समुदाय के लोगों को। और यहाँ से ही क्या हो गया? मणिपुर में हिंसा की शुरुआत हो जाती है। वहाँ के जनजाति समुदाय जो हैं वो इसका विरोध कर देते हैं। और वहाँ की एक जनजाति है कुकी जनजाति, इनका जो सीट है 20 सीट में 10 सीट है। ये बोले ठीक है, एसटी में अगर मैतेई शामिल हो गया है तो हम लोग को अब सेपरेट स्टेट दे दो, पृथक राज्य हमको चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक विवाद हो गया। तो अब पूछेगा कि आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मणिपुर में तत्कालिक विवाद का कारण क्या है, क्या रीजन है? तो बहुत सारे लंबा चौड़ा उत्तर तो वहाँ देना नहीं है। विवाद का कारण एक लाइन में क्या है? एक लाइन में मैतेई समुदाय के लोगों को एसटी में शामिल किया जाना, ठीक है। मणिपुर में जो विवाद है उसका मुख्य कारण मैतेई समुदाय के लोगों को एसटी यानी अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने का हाई कोर्ट का निर्णय। इतना ही बोलना है। तो व्यवस्थित चीज़ों को समझे रहेंगे तभी आप काम करेंगे ना। इसीलिए क्लास की उपयोगिता इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा है, और इस पे आपको काम अच्छे ढंग से करना है, ठीक है दोस्तों। और इस पे अभी जो है आगे की प्रक्रिया पूरी तरह से चलेगी, आगे क्लास लिया जाएगा व्यवस्थित रूप में। तो जिन लोगों को जुड़ना है अभी से ही काम कीजिए, तभी इंटरव्यू में आपको अच्छे अंक मिलेंगे। और आप हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे जुड़ सकते हैं, या फिर 8709537366 पे कॉल करके हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। रैंकर्स व्यू में संपूर्ण इंटरव्यू की तैयारी, चाहे आपको ऑडिटर हो, AAO हो, BPSC 67 हो, जिनका बेहतर मेंस गया है वो जुड़ सकते हैं, अभी से जुड़ सकते हैं, काम करना होगा। एक बात और, CDPO वालों का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। आज या कल में उनका रिजल्ट आ जाएगा, तो आप लोग को परेशान नहीं होना है। आप लोगों के लिए पूरी क्लास इंटरव्यू की अब तक की जो क्लास है वो आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगा, और आप लोगों का मॉक शुरू कर दिया जाएगा कल या परसों से। इसलिए परेशान नहीं होना है। संपूर्ण इंटरव्यू की तैयारी रैंकर्स व्यू के द्वारा कराई जा रही है। जिन लोगों को जुड़ना है जुड़िए, काम कीजिए, मेहनत कीजिए और खुद पे विश्वास रखिए, तभी आप सफल हो सकते हैं, ठीक है। सभी लोगों को धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।